नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं मिस्टर दीपक मंगतानी। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और एनएसडीसी सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर भी हैं, पीओएसएच यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये एक ऑथर भी हैं। जी हाँ, नेशनल बेस्ट सेलर मोटिवेशनल बुक लिखा है इन्होंने, यस आई कैन। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। ये एक रेनाउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस एक्टिविस्ट भी हैं। दीपक जी कई सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आज हम इनके साथ बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की और पीओएसएच की। लेट अस वेलकम मिस्टर दीपक मंगतानी। तो सबसे पहले दीपक भाई, आप ये बताइए कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ होता क्या है? ओके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको कोपरा 1986 भी बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक बंदा, हर एक इंसान जो पैदा हुआ है, उसको इंडियन लेजिस्लेशन में, काउंसिल में उसको एक अधिकार दिए गए हैं। वो बेसिक जो 8 इंपॉर्टेंट अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हुए हैं, वो है राइट टू सेफ्टी, right to information, right to choose, right to redressal, right to education, right to healthy environment और right to basic needs। ये 8 फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है, इसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। तो ये जो सेक्शन है पूरा सेपरेट किया गया है, ताकि जो कंज्यूमर, एक सिंपल उपभोक्ता है, वो अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। ओके, सो ये इसमें तो ऑलमोस्ट हर चीज कवर हो जाती है। इंसान की जो भी वो यूज करता है, खरीदता है, बेचता है, हर चीज इसमें कवर हो जाती है। अगर आप 1 रुपए की चीज भी लेते हो, तो वहां पे आप कंज्यूमर हो। 1 करोड़ की चीज लेते हो, तो भी वहां कंज्यूमर हो। ये अप्लाई करता है गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। गुड्स है ना, मैंने कोई टीवी लिया, फ्रिज लिया, तो ये गुड्स हो गए। अभी मैंने हाँ, कुछ सर्विसेज, जैसे मैंने वोडाफोन की सर्विस ली, मोबाइल की सर्विस ली या इंटरनेट की सर्विस ली, तो ये सर्विस कहलाती है। तो जहां पे भी आप पैसा भरते हो, वहां पे लीगली आप एक कंज्यूमर हो जाते हो, और ये राइट से आपको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। तो ये जो कंज्यूमर लॉ है, ये तो सेंट्रल लॉ है, तो ये सारे स्टेट्स में इसी तरह से अडॉप्ट करके और ये किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, वो इंडिया में इक्वल है। कहीं पे भी उसका कोई अलग लॉज नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेम रहेगा हर जगह पे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। दीपक भाई, इसमें जैसे हम रियल एस्टेट का थोड़ा अगर इसके साथ देखें, तो ये जो होम बायर्स है, उनको ये कैसे सेफगार्ड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो एक्ट के अंदर? देखो, कुछ सालों तक तो क्या है, बिल्डर को बहुत सारी छूट थी, बिल्डर अब बहुत सारी अपनी मनमानी करते थे। लेकिन हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कवर की जाती है। जैसे हमने 8 राइट्स की बात की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट राइट आता है सेफ्टी का। बिल्डर ने बना दिया, अगर वो बिल्डिंग सेफ नहीं, आपको लगता है सेफ नहीं है, तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या उसके बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बिल्डर के बारे में, या उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में, तो आपके पास राइट है, आप उसके पास से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मांग सकते हो, और वो देगा आपको। ये बहुत 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इसके ओके। अंदर आती है। अगर आपको कुछ इश्यूज है, तो आपको एक दूसरा अधिकार दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्रेसल। यानी मैं, अगर मेरे कोई भी जो भी लॉज है, उसको अगर डिप्राइव किया गया है, तो मैं उसके खिलाफ जाके कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकता हूं, और उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकता हूं, जिसको हम लोग हाँ, बोलते हैं राइट टू रिड्रेसल। तो ये जो रिड्रेसल का है, लेकिन ये सुना जाता है कि इसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है बाय द टाइम केसेस फाइल हो, सुनवाई हो। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई गई थी एक सिद्धांत पे कि इसमें जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले तो प्रोसेस विल बी वेरी इजी। सबसे पहला सिद्धांत यही है। अगेन हाँ, यहाँ पे दूसरा सिद्धांत ये था कि इसमें जो भी चार्जेस होंगे वो बहुत नॉर्मल चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म इस तरह से था कि विद इन 90 डेज उनको जजमेंट देना पड़ता है। तो शुरुआत में जब कंज्यूमर कोर्ट्स चालू हुए, तो इनका मेन सिद्धांत यही था। लेकिन धीरे धीरे केसेस इतने बढ़ गए हैं, आज की तारीख में लाखों के में केस हो गए हैं, तो उसका फाइलिंग हो गया है, और उसमें टाइम अब थोड़ा लग रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसमें ये फिजिकली है, इसमें कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है।
नहीं, ऑनलाइन वाला अभी तक इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि अगेन आज मैं हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जाके उसको ऑनलाइन कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे हाँ, लोग हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो इसका स्ट्रेंथ इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये ऑफ़लाइन ही कोर्ट में आपको जाके करना वो बेटर रहता है, ताकि आप उसके अंदर अपना जो पक्ष है वो रख सको। ऑनलाइन अब इतना है नहीं, मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता ऑनलाइन में जितना मैं ऑफ़लाइन में अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। इस तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो एक जज के सामने आप ऑफ़लाइन जाके ही उसको अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हो। सही बात है। वो तो सामने-सामने बात करने से ढंग से वो हमको आदत है कि फिज़िकल का ही सामने बात करके हर चीज़ रखी जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन उसमें होता ये है कि जैसे कोर्ट के चक्कर लगते हैं, ऐसे कंज़्यूमर कोर्ट के भी चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं और डिसीज़न आने में देखो, वक़्त लगता है, तो परेशानी हो ये जाती है। जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक सेक्शन अलग किया गया था, ताकि नॉर्मल आप कोर्ट में दिक्कत नहीं खाओ और इसका जो वर्डिक्ट आवे आपके फ़ेवर में हो या नहीं फ़ेवर में हो, ये जल्दी आ। इसलिए इसको 90 डेज़ का हमने डेडलाइन रखा हुआ था, लेकिन हाँ, अनफॉर्च्यूनेटली क्या हो रहा है कि केसेज़ इतने सारे हैं कि वो पाइलिंग तो हो ही रहा है और अनफॉर्च्यूनेटली थोड़ा लेट होता है उसके अंदर। सही बात है, सही बात है। सो दीपक भाई मुझे ये बताइए कि ये जो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, ये जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, उसमें किस तरह से वेरी करता है? स्टेट टू स्टेट में कुछ फ़र्क है इसमें? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या बाकी के जो भी बायलॉज़ हैं ना, हाँ, मैक्सिमम जो के हैं ना ये सेम ही रहते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी शायद कुछ चेंजेज़ आने वाले हैं, इट विल बी अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, मुझे ऐसा लग ओके, रहा है। लेकिन फिलहाल जो है ऑल स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में और आपके खाली जम्मू और कश्मीर में उसको अलग किया जाता है। अलग से किया गया है। तो जी, जी। इसमें मुझे इसके बारे में बताइए जैसे रियल एस्टेट का हम ट्रांज़ैक्शंस की बात करते हैं। सो व्हाट आर द कॉमन इश्यूज़ फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शंस? देखो, रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो डोंट टेक इट द अदर वे, लेकिन या बिल्डर लोग ने बहुत मज़े किए हैं, हाँ, ऑनेस्टली बहुत मज़े किए हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए वो कस्टमर को दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा इश्यू होता है वो है कारपेट एरिया का। आज हाँ, कस्टमर को इतना नॉलेज है ही नहीं बेचारे को एग्ज़ैक्ट कारपेट एरिया क्या होती है और किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। ये एक हुँ, बहुत बड़ी ठीक है? उसके बाद है जो चीज़ है वो है कॉस्टिंग। आज कॉस्टिंग हमको कुछ पता नहीं चलता है, कस्टमर को कुछ पता नहीं चलता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, अगर आप हुँ, समझ सकते हो। आज बिल्डर ने मुझे बोल दिया कब मुझे करोड़ रुपए देना है, लेकिन इज़ इट वर्थ? इज़ इट देखो जैसे मैं कोई भी चीज़ लेने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास एमआरपी लिखा हुआ है, आई कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट। मैं कहीं गया, एक थम्स अप की बोतल ली, उसके ऊपर ₹20 लिखा होता है, आई कैन पे ₹20। अब ये करेक्ट, बिल्डर के कैसे हमको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट अमाउंट आई एम सपोज्ड टू पे? हो सकता है वो 10 लाख की चीज़ मुझे 30 लाख में दे रहा है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ा इश्यूज़ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, जो सालों से अभी तक सॉल्व हुआ नहीं। इनफैक्ट रेरा ये बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भई ये एरिया में इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। द बिल्डर विल चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज़ जो भी उसने किया हो, समझ रहे हो ना? तो ये एक सो थोड़ा इश्यू बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल हम लोग ने ब्रोकरिंग सर्विसेज़ की है 3 डेकेड से। तो मैं ये समझ जी, सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो कि एमआरपी तो है नहीं इसके अंदर, ये प्रोडक्ट राइट, में। तो ये कौन डिसाइड करेगा प्राइस कितनी है? लेकिन अब ये एग्ज़ैक्ट कॉम्पिटिशन के चलते और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने के चलते, अब बिल्डर्स भी प्राइस डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एडवर्टाइज़मेंट में भी प्राइसेज़ आती है। मगर फिर भी ये प्राइसेज़ का बेसिस जो है वो अभी तक पता नहीं चलता है। तो ये हो सकता है कि लैंड की कॉस्टिंग उनकी कभी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा प्राइस से बेचना चाहते हैं। काम की क्वालिटी राइट, ज़्यादा अच्छी होती है, तो प्रीमियम प्राइस में बेचना चाहते हैं। ये हो सकता है। अब ये तो राइट, इसका जो आप बोल रहे हैं मापदंड या जो मेजरमेंट है, वो लगाना मुश्किल है क्योंकि ये मैंने देखा डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये इश्यू है ही। वहाँ भी एमआरपी एब्सोल्यूट नहीं है। राइट। सो तो इसका मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि वेदर टू बाय दिस प्रॉपर्टी एट 65 लैक्स और 70 लैक्स और 1 करोड़। तो ये बहुत हाँ। बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर कुछ एक्शन होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि एक कस्टमर आप बाहर जाओ ना, इवन आई एम अ कस्टमर, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट राइट नाउ, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम नॉट श्योर व्हाट वेदर टू बाय इट और दैट प्राइस और नो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। या बट यू यूजुअली वी गो फॉर एज पर द मार्केट जो मार्केट का प्राइस होता है हम लोग
4-5 जगह पे 4-5 बिल्डिंग्स में 4-5 ब्रोकर से पता करते हैं कि भाई साहब क्या प्राइस है, ये प्राइस होता है। एक राइट, माइंड में माइंड सेट बैठ जाता है कि अच्छा ये 70 लाख रुपए का 2 बीएचके है या 1 करोड़ का राइट, 2 बीएचके, अच्छा चलो ये प्राइस के आसपास ही हम लोग देखेंगे। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। द वर्स्ट हाँ, इज लैंड में कोई एमआरपी नहीं है। द एग्ज़ैक्टली, मेन रॉ मटेरियल इज लैंड, उसी में कोई एमआरपी नहीं है और उसमें एमआरपी लगेगी कैसे? ये बहुत बड़ा राइट, इशू है। राइट, राइट, राइट। और दूसरा बहुत बड़ा इश्यू है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब एक आम नागरिक है, उसको पता नहीं है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज़ लीगल और नो। ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है, क्योंकि बहुत साल पहले तक बिल्डर्स तो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे। अभी बहुत सारे लॉज़ आने की वजह से बिल्डर्स भी थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं कस्टमर को। कुछ साल पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं था, हमको पता ही नहीं चलता था कि वेदर द प्रॉपर्टी इज़ लीगल और अनलीगल। तो ये या बहुत या बड़ा इश्यू है कि तो उनको बेचारों अभी को तो पता नहीं चलता है। जी, दीपक भाई, अभी तो जैसे रेरा के चलते सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं रेरा के साइट पे, तो राइट, कंज्यूमर को जब रेरा नंबर मिलता है ना तो दे गो ऑन दैट साइट ऑफ रेरा और वहां राइट, चेक करते हैं कि सैंक्शन प्लान है, ये है, वो है, हर चीज अभी देखी जा सकती राइट। है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है काफी हद तक। अगेन दे नीड टू गो एंड वेरीफाई दैट थिंग। तो मेरी या रिक्वेस्ट है कस्टमर से कि बस खाली फ्लैट सिलेक्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टी सिलेक्ट नहीं करनी है। गो एंड प्लीज चेक दोस डॉक्यूमेंट। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हो प्लीज वेरीफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में रिड्रेसल के लिए जाने का मतलब नहीं, बाद में झगड़ा करने का मतलब नहीं आता है सर। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सो दीपक भाई, इसमें जैसे रियल एस्टेट कंज्यूमर राइट्स हैं, तो ये क्या होता है? इज दिस ए सेपरेट सेक्शन कंपेयर टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ? नहीं, नहीं, लगभग तो आजकल तो क्या किया गया है कि बहुत सारे चीज़ों को ईज़ी करने के लिए, सिम्प्लीफाई करने के लिए, जैसे रेरा है, तो ही विल हाँ, लुक इंटू दैट। इंश्योरेंस रिलेटेड है या शेयर रिलेटेड है तो सेबी है। तो इसको ईज़ी करने के लिए थोड़े से और ज़्यादा मैकेनिज़्म बनाए गए हैं, एक सेपरेट किया गया है उनको, ताकि इसका जो रिड्रेसल है या कोई प्रॉब्लम है, तो कस्टमर्स को इसको ईज़ी हो जाए। जैसे अभी मैं बिल्डर का है, मेरे पास बहुत सारे केसेज़ आते हैं। अभी ये केसेज़ लड़ने में हमको कंज्यूमर कोर्ट में जाना था, तो इसमें हाँ, थोड़ा डिले। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इट कैन बी बेटर, तो रेरा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जहाँ पे आप जा सकते हैं, दैट इज़ ईज़ी एंड क्विक, दैट इज़ हाँ, तो ये बेटर पार्ट हो रहे हैं हर जगह पे। जैसे हाँ। अगर आप गुजरात में भी देखोगे तो हर जगह अथॉरिटीज़ अलग होती जा रही है, महाराष्ट्र हुँ, में अथॉरिटी जा रही है, वहाँ पे हम लोग हमारे ग्रीवेंसेस जाके ले सकते हैं, कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली हमको मिल जाती है। ये चीज़ ओके। हुई है। वी तो कैन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट इज़ बेटर दैट वी को गो टू दीज़ अथॉरिटीज़ एंड वेरीफाई। अभी जैसे आप गुजरात में इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे आपने कहा लॉ तो सब जगह सेम है। तो गुजरात में आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कंज्यूमर के केसेस आते हैं? बहुत आते हैं सर। कंज्यूमर का जो मेन अगर आप सीरियसली देखोगे ना, तो हाँ, 3 बहुत बर्निंग इश्यूज़ हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला जैसे? होता है सबसे पहले होता है फाइनेंस। फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा इश्यू होते हैं। बिल्डर ने पैसा ले लिया, पोज़ेशन नहीं दिया, वगैरह, वगैरह, वगैरह। हाँ, सेकंड होता है गुड्स का, ठीक है? और हाँ। थर्ड में आता है सर्विस का। तो सबसे थर्ड में बर्निंग सर्विस। जो होता है हमारा फाइनेंशियल, जहाँ पे आपका फाइनेंस फँसा हुआ है या फाइनेंस रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो हाँ, ये मेन है। सेकंड पे आता है गुड्स रिलेटेड और थर्ड आता है सर्विस रिलेटेड। तो ये 3 हुँ। चीज़ें हैं, बहुत कॉमन है। तो इसको आप किस तरह एड्रेस करते हो कंज्यूमर फोरम में? कैसे ये जाते हैं और कितने वक़्त में इनके हित में, कंज्यूमर के हित में डिसीज़न आते हैं या नहीं आते हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। हुँ, सो फर्स्ट थिंग वी डू, वी ट्राई टू कॉल द रिस्पोंडेंट और उससे हुँ, बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी तरफ से क्या है? ये हुँ। पार्टी का ये इश्यू है, कंप्लेन किया, आपकी तरफ से क्या है? बिकॉज़ यू कैन नॉट बी जजमेंटल विदाउट लिस्टनिंग टू बोथ। तो करेक्ट। अगर वो सामने आता है, ऐसे कुछ चीज़ें देता है और मेरे वहाँ मैक्सिमम क्या होता है, आई ट्राई टू कम आउट ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं ये मानता हूँ कि आपको दीपक मंगतानी की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? किशन सर को, एक बिल्डर है, उसको कस्टमर की ज़रूरत है और कस्टमर है, उसको किशन सर के बिल्डिंग की ज़रूरत है। नाउ बिल्कुल। दे बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर।
तो मुझे खाम बीच में आके क्या मतलब करना है मुझे, राइट? सो आई ट्राई टू कन्विंस द बिल्डर एंड the company to have a mutual understanding and get to a point where both are happy. अगर वो that नहीं is the go ideal to thing. the then we go to the consumer को। और ये If this, बहुत रहता है कि बिल्डर समझता नहीं है ये चीज, बिल्डर भी समझते हैं। हाँ अगर कोई है कोई चीज है तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम टाइम तो ये सॉल्व ही हो जाता है। जहां तक हाँ कंप्लेंट से कंज्यूमर कोर्ट की बात है तो यस इट टेक्स टाइम। नॉर्मली आजकल तो साल साल 2-2 साल में निकल जाते हैं, मैं इस पर डिनाई नहीं करता कि हो जाता है, 2-2 साल तक निकल जाता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है इट इज 98% इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर। हार्डली ऐसा ओके हुआ है इसमें कि बिल्डर के फेवर में गया, बाकी 98% इट इज इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर्स। ये है। this is a very good number and I'm sure consumers are going to be very happy listening to this कि कम से कम at least consumer forum में उनको redressal मिलता है और they get justice. राइट राइट सर, राइट सर। तो भाई what are the consequences that builder has to face if he is violating the consumer rights? देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला, जैसे ही आपके राइट्स को डिप्राइव होता है आप हाँ रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको इंडियन लॉ ने परमिट किया है, वो है पेनल्टी। सबसे पहले हाँ तो पेनल्टी ली जाती है, ठीक है? ठीक कोई है केसेस सामने वाले के जो सर्टिफिकेशंस है, उसके जो रजिस्ट्रेशंस है, वो रिवोक किए जाते हैं। हाँ और थर्ड में ऐसा भी देखा गया है कि पर्टिकुलर केसेस में स्पेशल जजमेंट्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल okay, कि आज हाँ मैंने मैंने फ्लैट लिया, साल के बाद वो उसके बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम आया और मैंने बिल्डर को बोला बिल्डर इज नॉट लिसनिंग, नाउ दिस इज ओनली पर्टिकुलर फॉर वन पर्टिकुलर, एक ही आदमी को प्रॉब्लम है ये, राइट? तो आउट ऑफ द वे जाके बिल्डर आएगा और उसको रिपेयर कर देगा, ठीक है? हम्म तो इस तरह के केसेस, इस तरह के जजमेंट भी कोर्ट देती है। तो ये तीन चीज मिनिमम तो होती ही है इफ द बिल्डर और पर्सन इज फाउंड गिल्टी। So, but this has to be for apartments जो साल 2 साल में जिनका ये प्रॉब्लम आता है डिफॉल्ट का। जी बट देख, अगर जो पुराने अपार्टमेंट्स है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज उसका तो वारंटी पीरियड भी एक्सपायर हो जाता है। तारीख में ऐसा हो गया है कि अप टू 20 years फाइल अ कंप्लेन, 20 साल तक आप उसके पीछे पड़ सकते हो। सपोज मैंने ले लिया, वो टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो 20 साल के बाद भी मैं उस सामने में केस कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? देखो आज कोई भी छोटी चीज हम ले रहे हैं उसके ऊपर वारंटी आती है, गारंटी आती है, सही है। राइट? बट हाँ व्हेन वी आर टेकिंग दिस क्रोज ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, shouldn't it have any kind of warranty, guarantee or any benchmarks for that? यस देखो ये क्यों हुआ, ये भूकंप जब आया, अर्थक्वेक जब हुआ, तब अच्छे अच्छे बिल्डरों के मकान गिर गए थे, अच्छे अच्छे स्कीम हाँ फ्लैट वाले गिर गए थे। तो हाँ नॉट दीज पीपल आंसरेबल? यस आंसरेबल। तो वो बोलेगा सर मैं तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आई एम नॉट आंसरेबल। नो, दीज गाइज आर आंसरेबल, कोई सवाल ही नहीं। तो ये अब रिवोक कैन यू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में जो कंज्यूमर को कुछ जस्टिस मिली हो या कोई केसेस हुए हो? देखो ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन एक दो हाँ ऐसे में ब्रीफली आपको हाँ जो मुझे याद है 2022 का जो जजमेंट है, एक था गुरचरण सिंह का, बिल्डर के खिलाफ था, वो 100% वो जीता था। दूसरा एक वीरा श्रीवास्तव का था जो पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ था, 2022 का जजमेंट है, ये भी उनके फेवर में था। और एक सुमति थी, उनका स्वेनल बिल्डर्स के खिलाफ था। ये 2-3 केसेस मुझे याद है जो रिसेंटली 2020 में 100% कस्टमर के फेवर में गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं और पेंडिंग भी ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस हैं। पेंडिंग बहुत सारे केसेस हैं बट अभी जी जैसे रेरा आने के बाद में सो बहुत ज्यादा केसेस रेरा में अभी चल रहे हैं, वहां भी रिड्रेसल फोरम उन्होंने बना रखा है कि अगर आउट ऑफ इसमें सेटलमेंट हो जाता है तो आप करा लीजिए। सो बिल्डर्स की भी एक टीम बना रखी है, बेंच बना रखी है कि वहीं आप बुलाओ, बात करो कंज्यूमर से और वहीं सेटल कर दो वॉट एवर इट इज। सो रेरा डज नॉट हैव टू फेस सो मेनी केसेस और इतनी ट्रायल्स ना चले वहां कि इतने तो राइट। पॉसिबल, जैसे आपने बताया 2-2 साल लग जाएंगे तो कंज्यूमर का तो फिर वो पूरा निकल ही जाएगा।
मतलब ये राइट, है। राइट, राइट। इसीलिए तो ये रेरा और वो दो अथॉरिटीज आई है, ताकि हाँ, ये जो हमारा रिड्रेसल जब प्रोसेस है ना वो फास्ट हो। ये बोला जाता है हाँ, ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिनाइड। डिले, और इंडिया में तो जस्टिस तो डिले होता ही होता है, कोई सवाल ही नहीं है। तो इसके लिए ये मैकेनिज्म है, रेरा है, बहुत सारी अथॉरिटीज है जो इसको इंटरफेयर करती हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। Very nice. So, Deepak bhai, how is RERA been able to manage the complaints? किस तरह वो कर रही हैं आपके पास गुजरात में, या ओवरऑल अगर आपको कुछ नॉलेज हो उसके बारे में कुछ थोड़ा लाइट दीजिए। देखो, रेरा के आने से मुझे बहुत सारी चीजें लगी कि भाई हुआ है, तो फर्क हाँ। पड़ा। सबसे पहले तो एक बायर प्रोटेक्शन आ गया है। बायर हम्म, अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर सकता है। ठीक है, हम्म, सपोज मैंने फ्लैट लिया और मैं कंज्यूमर कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं, 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं। अभी रेरा है, हाँ, मैं रेरा में आ सकता हूँ। तो एक बायर का जो प्रोटेक्शन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, जैसे आपने बोला कि बिल्डर का भी एक ग्रुप है, एक रेरा वाले भी है, अथॉरिटीज भी है। ये देखेंगे और उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या होगा, आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है ना वो फास्ट हो रहा है, टाइमली हो रहा है। 2-2 3 साल मुझे कोर्ट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और फ्रॉड जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, अवेयरनेस है, बिल्डर भी चौकन्ना हो गया है, पब्लिक भी चौकन्ना हो गई है, तो फ्रॉड कम हो रहे हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ज्यादा मुझे महसूस हो रहा है। अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ, और ओवरऑल एक प्रोफेशनलिज्म लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये जो भी है, जो भी हो रहा है, इट इज वेरी प्रोफेशनल, सही हो रहा हम्म, है। तो ये रेरा के आने से इतना तो चेंजेस दिखाई दे फर्क रहा पड़ गया। इससे और भी जो मैं देख रहा हूँ, जैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही है इंडिया में, तो है। रेरा का फायदा उनको भी हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रेरा से कवर्ड है प्रॉपर्टीज। राइट, राइट। देखो, अगर कोई चीज हो रही है, आपके और मेरे बीच में हो रही है और बहुत स्मूथली जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, इट विल नेचुरली अट्रैक्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन सर, ये तो होना ही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रोफेशनलिज्म जब हो गया है, तो इसके अंदर इन्वेस्टर बायर तो आया है, कोई सवाल ही नहीं है इसके अंदर, ये बढ़ेगा। अभी आप गुजरात में देख लो कि ये जो रियल एस्टेट है वो बूम कर रहा है, पता नहीं कितने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट रोज हो रहे हैं। मैं तो शॉक हो जाता हूँ खाली वो प्राइजेस देख के, प्लॉट्स के प्राइजेस देखो, शूट हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और लोग रूरल से निकल के अर्बन एरियाज़ में आते हैं। इसके लिए उनको राइट, अर्बन में तो इतने घर चाहिए, बनाते हैं। कोई अफोर्डेबल में होगा, कोई मिड सेगमेंट में होगा, कोई प्रीमियम में आएगा। एनआरआईज़ बहुत राइट। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, हर जगह पे। और जिनको दिख रही है, वो इन्वेस्टर भी बहुत सारे आ गए हैं जिनके पास पैसा पड़ा है सर। उनको हाँ, दिख रहा है कि गुड थिंग टू डू, दिस इज सेफ थिंग टू डू, और वो आ रहे हैं उसके अंदर। तो दैट इज ठीक गुड बात है। थिंग फॉर स्टेट। Yeah. And overall, because real estate is the second largest generator of employment, तो उसकी वजह से हाँ, जीडीपी को भी सपोर्ट मिल जाता है। एब्सोल्युटली फर्क पड़ेगा सर। हाँ। सो दीपक भाई, इसमें मेरे को एक बताइए, जैसे व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन रियल एस्टेट? जैसे रियल एस्टेट के लिए कुछ अलग ऑप्शंस हैं नहीं, रिड्रेसल जो के लिए? जैसे इनिशियली तो हमारा आईपीसी सेक्शंस थे जो हाँ, कोर्ट में डिले हुआ था, फिर उसको हाँ, गवर्नमेंट रेक्टिफाई किया, उसको मॉडिफाई किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कंज्यूमर हाँ, प्रोटेक्शन में पार्टी होने लगी, जस्टिस डिनाई होने लगे, लेट होने लगे। तो हमने उसको अभी नया जो आप कॉन्सेप्ट जो बता रहा है रेरा वाला, इस तरह हाँ। से मैं प्रेफर करूंगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए और रेरा में जाइए। दोनों का प्रोसेस मैंने देखा है, दोनों का प्रोसेस कंप्लेंट फाइलिंग करने का बेहद ईजी है, आसान है और सस्ता भी है। तो यू डोंट नीड टू हैव लॉट ऑफ मनी स्पेंडिंग ऑन वकील वकील की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अपना केस खुद प्रेजेंट कर सकते हो, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली वहां पे बता सकते हो। तो इसमें हाउ कैन कंज्यूमर्स फाइल देयर केसेस इन कंज्यूमर फोरम या रेरा में? क्या उनका स्टाइल होता है, क्या पैटर्न होता है उनका? देखो, कंज्यूमर में तो क्या होता है, एक सिंपल आप पूरा अच्छी तरह से लेटर टाइप करके भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, और आपको खाली अच्छी तरह से लिखना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विथ यू, किस तरह से आपने वो प्रॉपर्टी ली, किस तरह से डिस्प्यूट हुआ, क्या है वो अच्छी तरह से खाली आपको मेंशन करना है।
और उसके जो भी एविडेंसेस है वो आपको खाली उसके अंदर ऐड करने। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी कंज्यूमर कोर्ट में फी होती है जो आपको पे करनी है, और जब आपको जरूरत पड़े आपको कोर्ट में हाजिर होना है और आपको अपने जज को बताना है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ यू। तो कंज्यूमर कोर्ट में तो मैंने देखा प्रोसेस बहुत इजी रखा हुआ है। इन द सेम वे रेरा, जिस तरह से मैंने देखा है कि आप ऑनलाइन भी जाके रजिस्ट्रेशन करके एक सिंपल सा ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हो, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है वो डाल दोगे और रेरा उसके ऊपर एक्शन लेता है। मे बी यू नीड टू गो वंस और ट्वाइस, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट वो होता नहीं है। तो ये दोनों जो प्रोसेस, दोनों काफी इजी है। और हाँ, कोर्ट में जाओगे इतना होगा कि टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फाइलिंग। बाकी रेरा में तो उससे भी आपका फास्ट रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है। सो दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों की सहूलत हो जाती है, बहुत ज्यादा वहां जाने की आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आजकल तो आप एक एफआईआर है वो भी ऑनलाइन कर सकते हो, इतना यहाँ पे इजी कर दिया है। तो सिटीजन्स आर लाइक दे हैव अ मोबाइल एंड दे डू एनीथिंग फ्रॉम योर मोबाइल। इट इज बिकम वेरी इजी। तो ये जो गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस है ना, ये नई गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत इजी कर दी है और इट बिकम्स वेरी हेक्टिक। किशन जी, आप खाली सोचो कि इफ यू आर 55 इयर्स ओल्ड और आपको कोई चीट करता है और उसके बाद आपको धिक्के खाने पड़ते हैं, दैट इज वेरी अलार्मिंग, यू नो, दैट इज नॉट Yeah. गुड फॉर स्पेशली अ सिटीजन हु इज अबव 55 और 60 ना। यहाँ पे क्या होता है, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे मोबाइल से मैंने कंप्लेंट डाल दी, इट इज टेकन केयर ऑफ। तो ये Yeah. बहुत अच्छी चीज आजकल हो रही है। तो रेरा में मैंने देखा इट इज वेरी इजी एंड वेरी फास्ट। So I had a small question and query on this. कई बार people mistake it for civil case और criminal case. जैसे किसी डेवलपर के साथ कुछ प्रॉब्लम या हो जाता है, फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन या एनीथिंग, सो दे कभी-कभी कुछ लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं. So राइट। does police has jurisdiction over this particular thing? हाँ, है, क्यों नहीं है? मैं वही आपको समझा रहा हूँ। इनिशियल जो हमारा आईपीसी, इनिशियल जो हमारा जो लॉ बोलता है ना, वो इस तरह से था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सीधा पुलिस स्टेशन चले गए, आपने एफआईआर किया। लेकिन अगेन जैसे आईपीसी में करोगे ना, तो वो नॉर्मल कोर्ट में जाएगा ना, तो नॉर्मल कोर्ट में आपको 30-40 साल भी लग सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक ओह! है? अच्छा, अच्छा. इससे बेटर क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, इफ इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, आप इसको नॉर्मल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं ले जाओ, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं ले जाओ, आप इसको ले जाओ कंज्यूमर कोर्ट में। जैसे 3 इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्मल कोर्ट होती है जहाँ पे आप सिविल और क्रिमिनल केसेस कर सकते हो। किसी ने आपको मारा, दैट बिकम्स अ सिविल केस। किसी ने आपको कुछ किया, क्रिमिनल केस। तो ये कोर्ट अलग होती है। ठीक है? हुँ. सेकंड जो होती है वो होती है कंज्यूमर कोर्ट, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर रिलेटेड ही खाली आपके प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व की जाती हुँ. है। थर्ड होता है, इशू होता है अगर आप लेबर रिलेटेड, यानी आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज अगेन सेपरेट, दैट इज डेल्ट विद द लेबर कोर्ट। करेक्ट. ठीक है? तो इस तरह से सेपरेट है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो केस है दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, आई एम डिप्राइव्ड माय राइट एज अ कंज्यूमर, तो आपको सीधा सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेशन। ठीक है? व्हाट यू सेड राइट. उसमें वो खुला फिर मार वो के अगर कर सकते हैं, आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आपको हाँ, पुलिस स्टेशन जाना। तो ये फर्क है। अगर रॉन्ग जगह पे आप जा रहे हो तो अगेन इट विल डिले। तो yes, ये many people अंडरस्टैंड। don't understand this and they land up in police station और then what you said right, फिर वो आईपीसी के इसमें घूमते रहते हैं और 10-10 20-20 साल तक पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है. फिर आपको एक वकील चाहिए ही चाहिए, देखने के लिए हाँ, कौन सा सेक्शन लग रहा है, क्यों लग रहा है। देन अगेन यू आर स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग। तो ये yeah, अवेयरनेस absolutely. आपको जरूर होनी चाहिए कि स्ट्रेट अवे व्हेन यू हैव पेड समथिंग, इट इज कंज्यूमर केस, सिमिलर। Absolutely. Deepak bhai, what are the best practices and advice for if I mean precaution can be taken by consumers when they buy a real estate? देखो, मैं एक सलाह पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले है, आपको कहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी पसंद आती है, वेरी गुड, बट डोंट रश प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में। आजकल क्या होता है, वो इमीडिएटली वहां पे आपको घुमा दें, सर 2 लाख भर दो आपका बुकिंग हो जाएगा, 2 लाख भर दो आपका बुकिंग हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग।
once you like the property, the second thing is go and verify the documents. क्या उसके पास लीगल टाइटल के डॉक्यूमेंट्स है? क्या वो आपको एग्रीमेंट करके दे रहा है? क्या जो भी टाइटल है वो सब क्लियर है? क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड है? क्या उसका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? उसका नाम तो कोई खराब नहीं है ना? जैसे मैं बोलूंगा दीपक बिल्डर, तो कोई आपने सुना है, अरे दीपक बिल्डर तो बहुत बेकार है, तो चीटर है। So if you have heard something, never go for that property. अभी तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना भी बहुत इजी हो गया है सर। आप हाँ। ऑनलाइन जाइए, वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है कि क्या कोई बैंक लोन अवेलेबल है। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्यों? बैंक विल नेवर गिव अ लोन अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर्टी इज क्लियर। करेक्ट। तो एक फैक्ट ऐसा हो जाता है, एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये आ जाएगी कि इसके पेपर्स तो यू कैन बी श्योर दैट पेपर्स वुड बी, यू नीड टू वेरीफाई, बट एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि जो भी बैंक है वो बिना वेरिफिकेशन के तो आपको लोन नहीं देगी। तो दैट मीन्स हाँ। द हैज वेरीफाइड, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो बैंक लोन देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बैंक लोन देख रहे हैं, लेकिन अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए सर, क्योंकि बहुत सारे बैंक है जो स्टार लगा के बहुत सारी एग्रीमेंट आपसे करवा लेते हैं, और यू विल बी इन प्रॉब्लम आफ्टर 10 years 20 years। अगेन बैंक यस। लोन जब लेते हो सर, तो अच्छी तरह से इसको वेरीफाई करो कि वो क्या बोल रहा है, कितना परसेंटेज है। अगेन कंपटीशन का जमाना है, यू विल गेट लॉट ऑफ बैंक्स ऑफरिंग यू गुड लोन्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो, आप भर सकते हो नहीं भर सकते हो। तो आई अगेन सजेस्ट, डोंट रश, वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट। 100% आप श्योर हो, फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सही बोला दीपक भाई आपने। ये जो बैंक लोन वाली बात बताई ना, ये बात बहुत सही है, बिकॉज बैंक भी टाइटल की वेरिफिकेशन करती है। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन में मैंने एक केस ऐसा देखा, आई वाज सिटिंग विद इन अ बैंक, में नाम नहीं लूंगा बैंक का, नेशनलाइज बैंक है, बड़ी बैंक है। तो मैं उनके चीफ मैनेजर के कैबिन में बैठा हुआ था और वहाँ उनको फोन आया कि आपको आज आना पड़ेगा, आपकी पेशी है। तो मैंने बोला सर कहाँ जा रहे हो? बोला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो मैंने बोला आपका क्या काम है पुलिस स्टेशन में? बोलता है यार वो एक लोन का गड़बड़ हो गई है। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो कोई बिल्डर है, उसने एक फ्लैट 3-3 4-4 लोगों को बेच रखा है। और राइट। एक का लोन एक बैंक से, दूसरे दूसरे बैंक से, तीसरे का बैंक लोन तीसरे बैंक से। मैंने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल? जब बैंक लोन लेती है देती है तो वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगी। तो देखिए इसमें हाँ, भी पहले जोर हुआ है बहुत, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अभी ऐसा नहीं होता है। बट आई एम टॉकिंग टू यू फ्यू इयर्स बैक। लेकिन तो ये जो आपने बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत रेयरली होता है, जैसे आपने बोला कि हाँ। बैंक्स आर टू, यू नो, दो जैसे हाँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले उसके पास आएगा, वो तो हाँ। पहले तो वेरीफाई होगा, तो ही बिल्डर के साथ वो टाई अप करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, नहीं पहली करेगा। बात तो ये, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास लेता ही लेता है, एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस 10 20 डॉक्यूमेंट्स। हाँ, कोई होगा ऐसा एक लॉन्ग टाइम बैक, नाउ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें देखिए दो फ्लॉज मुझे दिखे, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया था इस बैंक से, या किसी भी जिस जिस बैंक ने दिया था उनको लोन। जी। दूसरा, जब वो टाइटल वेरिफिकेशन के लिए, टाइटल सर्च के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए होंगे, वहां इनकी एंट्री दिखी कैसे नहीं पहले बैंक की? वो दिखनी चाहिए हाँ। थी। तो विच मीन्स हाँ। बहुत सारी मैनेज की हुई चीजें हैं जो, जिसके वजह से सारी बैंक्स या दूसरे फाइनेंसर्स भी उसमें फंस गए थे। और राइट। पोजीशन वो उसने क्या किया, एंड ऑफ द डे किसी और को, थर्ड पार्टी को, फोर्थ पार्टी को बेच के पोजीशन, और बिल्डर फरार हो गया। ऐसे उसने एक राइट। फ्लैट नहीं 4-5 फ्लैट का गबन किया वहां। राइट। 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 या सो Let वन me, ऑफ केसेस, बट आई थॉट हम लोग बैंक लोन की बात करें तो आई मस्ट, ये याद आ गई मुझे बात। again, you have to be aware. या Again, you have to be simple thing. एब्सोल्युटली। सो दीपक भाई, हाउ कैन कंज्यूमर्स वेरीफाई बिल्डर्स क्रेडेंशियल्स एंड प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी? ये देखो, प्रोजेक्ट ढंग का है? अगेन जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके पास सब डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, और होता ही है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि इनके पास टाइटल क्लियर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, रेरा रजिस्ट्रेशन का होगा इनके पास। ठीक है, और बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास होते ही हैं। एनओसी हुआ, या बिल्डर का परमिशन हुआ,
टाइटल क्लियर हुआ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन लोग एक हैंडी तौर पे रखते हैं। एटलीस्ट ये आपको एक जेरोक्स प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये जेरोक्स आती है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि जैसे कोई प्रॉपर्टी वो बिल्डर के नाम से रजिस्टर होगी, वो हमारे पास इंडेक्स कॉपी में तो दिखाएगा दिखा, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा दिखा, कोई सवाल ही नहीं। अगर मैंने लीगली उसको लिया है, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा दिखा, कोई सवाल ही नहीं। तो इस तरह से आपको एक-एक डॉक्यूमेंट सुनकर वेरीफाई करना है। और अगर जैसे मैंने बोला कि बैंक लोन है, तो दैट मीन्स यू शुड बी मैं बोलूँगा कि कंफर्टेबल नहीं हो जाओ, लेकिन एट लीस्ट यू हैव ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि यस, वो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, अब उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि बायर का और बिल्डर का एक एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर पूरा डिटेल होता है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये बहुत सारे लोग एग्रीमेंट नहीं भी करते। उनके हाथ में या तो नहीं दिया जाता है या बिल्डर उसको नहीं देता है। तो ये चीज़ें होती है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अगेन बोलूँगा कि एक-एक डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको करना है। दीपक भाई, बहुत आपका भी बड़ा अनुभव रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। आप काफी कितने साल से आप ये कर रहे हैं प्रैक्टिस? मुझे लगभग हो गए करीब 20-22 साल हो गए। वाह, लेकिन बहुत लड़ने से ज़्यादा मैं अवेयरनेस में बिलीव करता हूँ। इसलिए मेरे हर अच्छा। जगह पे प्रोग्राम है। मैं अवेयर ज़्यादा करता हूँ सर। ओके। आप बाकी सस्ता हो, उससे मतलब नहीं है। तो हाँ, इंग्लिश में कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? तो मैं एब्सोल्युटली। प्रिवेंशन की बात करता हूँ हर चीज़ में। जैसे ही कुछ नया लॉ आता है, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और ये समझाता हूँ कि थोड़ी-सी लापरवाही की वज़ह से आपका आने वाला कल प्रॉब्लम में आ सकता है। फॉर एग्रीमेंट, देखो एक एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? कभी हमने सीरियसली 12, 13, 14 पेजेस जो भी होते हैं, कभी हमने सीरियसली पढ़ा है? मैंने आज तक किसी कस्टमर को एग्रीमेंट पूरा पढ़ते हुए नहीं देखा है, वो धड़ाधड़ साइन कर देते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको जब रिड्रेसल होगा, प्रॉब्लम होगी, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा भैया मैंने तो इसमें ऑलरेडी साइन कर दिया और मैंने इसको एग्री किया है। अब क्या करोगे? यू ऑलरेडी एग्रीड ना। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, आपका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ के लिए नॉलेज रखिए। सेमिनार्स होते हैं हमारे, सेमिनार अटेंड कीजिए। हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस के सेमिनार करते हैं। ये ओके। हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, गुजराती में होता है, मराठी में होता है, सिंधी में होता है, मल्टीपल हम्म। लैंग्वेज में करते हैं, ताकि तो सामने वाला जो कस्टमर है वो अवेयर हो जाए। ये आपके थ्रू जो प्रोग्राम हो रहा है, ये भी एक अवेयरनेस का, ये थैंक यू आपने इसको इनिशिएटिव लिया। एटलीस्ट रियल एस्टेट में भी ये जाएगा, तो वहाँ पे जो मेरे कंज्यूमर है, वो अलर्ट हो जाएँगे और इसके फ्यूचर में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो अवेयरनेस हम्म, बहुत ज़रूरी। दीपक भाई, हम तो जैसे अब रेरा के बाद में ये झमेला बहुत कम हो गया है। रियल एस्टेट में फ्रॉड होने का काफी कम हो गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो बहुत सारी चीजें वहां दिखने में आ जाती है, तो कंज्यूमर फंसने का चांस कम है। अभी भी होता होगा, कहीं कोई कंप्लेंट करेगा तो पता चलते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में कम हो गए। इसके लिए लोगों का भरोसा भी इसमें बढ़ गया है। दीपक भाई, राइट, आप राइट। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का करते हैं, आपने कोई बुक भी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताइए हम। हाँ, ओके। कंज़्यूमर तो मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अवेयरनेस के प्रोग्राम करते-करते मुझे कुछ ऐसा हुआ कि किसी अच्छे मेंटर ने, किसी अच्छे गुरु ने मुझे बोला कि, "भई सर, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप ट्रेनिंग फ़ील्ड में आइए।" तो मैंने बोला, "देखो, मेरा तो लॉ बैकग्राउंड है, मैं ट्रेनिंग-वेनिंग नहीं कर सकता।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, आप कर सकते हो।" तो देन थोड़ा बहुत मैं शिफ्ट हुआ ट्रेनिंग में। आज की तारीख में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। आई एम अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर और इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ स्किल कोच और एनएसडी सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर। तो आज की तारीख में मैं बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम कर रहा हूँ। ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ मैंने ट्रेनिंग नहीं की हो, जैसे कि जिंदल है, एल-एंड-टी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ब्लू ओके। स्टार है, हुंडई है, मारुति है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं की है। तो थोड़ा बहुत अपनी दाल रोज़ी-रोटी के लिए मैं बहुत सारी ट्रेनिंग भी करता हूँ और इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया कि भई आप एक मोटिवेशन पे किताब लिखिए। ताकि जो लोग आपके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो एटलीस्ट वो किताब को रीड करके अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे।
तो 2018 में मैंने एक किताब लिखी थी, उसका किताब का नाम है यस आई कैन। ये हम्म। नोशन से हमने पब्लिश की थी और बेहद ही सिंपल बुक है, लेकिन वो आपको रियली मोटिवेट करेगी। हज़ारों कॉपीज़ मैं बेच चुका हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। एक ओके। छोटी-सी किताब है लेकिन वो आपका लाइफ़ चेंज कर सकती है। उसमें मैंने बताया है किस तरह से आपको सक्सेसफुल होना है, लेकिन जो स्टेप्स है वो बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, कोई भी कर सकता है उसको। तो सक्सेस राइट। पाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वो स्टेप्स मैंने उसमें सिखाए हैं और अगर आपको भी चांस मिले तो आप पढ़िए और मुझे फीडबैक जरूर, दीजिएगा। जरूर, जरूर, आई वुड लव टू। मैं जरूर इसको बुक को कॉपी लूंगा और आई विल डेफिनेटली रीड दिस, लव टू डू दिस। दीपक भाई, आपने पीओएसएच पॉश की अभी बात की, तो जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए ना हमको। श्योर, श्योर, श्योर। देखो, अभी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ लॉ में और मैंने जैसे बोला कि प्रिवेंशन इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? या। तो आज की तारीख में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि भई हमारी जो घर की लेडीज़ है, हमारे आस-पास जो लेडीज़ है, वो इक्वल है, ठीक है? लेकिन आप सीरियसली देखने जाओगे तो हमारी लेडीज़ आज की तारीख में भले हम बोल रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। स्पेशली उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिप्राइव किए जाते हैं। स्पेशली जब ये हमारे साथ काम करती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, सेम ग्रेड की औरत है, सेम एजुकेशन है, सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम एवरीथिंग है, लेकिन फिर भी उसको जो सैलरी मिलती है एक जेंट्स से कम मिलती है। ये एक्चुअली रॉन्ग है। दूसरा, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है हमारे लेडीज़ के साथ में जब वो काम पे जा रही है। ठीक है? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो एजुकेटेड है कि नहीं एजुकेटेड है। एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, दोनों तरह की महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। बहुत सारा गलत चीज़ हो रहा है, जिसको हम लोग हैरेसमेंट बोलते हैं। अब खाली सिंपल बोलना ही हैरेसमेंट नहीं है सर। आज एक लेडीज़ है, आप काम कर रही है, आपने गलत जगह पे उसको टच कर दिया, आपने उसको गलत जगह कुछ बोल दिया, आप उसको एक्स्ट्रा कुछ काम करवा रहे हैं, आउट ऑफ द वे कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब एक हैरेसमेंट के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको एक लॉ, जैसे हमने बोला कि पहले नॉर्मल आईपीसी सेक्शन था, फिर उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कर दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए रेरा कर दिया, राइट? तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि ये लॉ को बेटर करने के लिए पॉश का 2017 में एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया। पॉश का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस। तो हमारे जो भी लेडीज काम कर रही है अपने वर्क प्लेस पे, ये ऐसा नहीं है कि बड़े दुकान में कर रही है, बड़े ऑफिस में कर रही है तो उसको होगा, नहीं। इट अप्लाइज टू इवन नॉन स्किल्ड वर्कर। एक कोई महिला है जो रास्ते पे एक मजदूरी का काम कर रही है, एक लेबर का काम कर रही है और उसको हैरास किया जाता है, तो इवन शी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। तो इतना ये इफेक्टिव लॉ है। तो मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू इसके लिए भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखिए, जिससे हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएँ हैं, जिनको बेचारों को इतना प्रॉब्लम आ रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं आज की तारीख में, तो दिस लॉ इज़ फॉर देयर सेफगार्ड। उनके अवेयरनेस के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनका ये हैरेसमेंट नहीं हो, और हैरेसमेंट हो रहा है, तो इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाती है, जाके वहाँ पे वो लड़ सकती हैं। तो ये लॉ बहुत बढ़िया है और बहुत इफेक्टिव। तो इसमें जस्टिस मिल जाती है जल्दी से? यस, यस, बहुत-बहुत जैसे मैंने बोला ना कि हमारा इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जस्टिस शुड बी इमीडिएट। जस्टिस आपको तुरंत मिल जाना चाहिए, फास्ट मिलना चाहिए। जैसे हमने बोला कि नॉर्मल कोर्ट में जा रहे 20-20 साल लग रहे थे, तो उसका मतलब ही नहीं। तो इसको बेटर करने के लिए नए-नए ये लॉज़ आ रहे हैं और ये भी एक बेटरमेंट के लिए है, जहाँ पे आपका जो भी रिड्रेसल है, वो बहुत फास्ट होता है। अगेन यहाँ पे भी अगेन डेडलाइन है 90 डेज़ का, 90 डेज़ के अंदर आपको इसका जो है रिज़ल्ट देना ही पड़ता है। एंड अगेन एज़ आई सेड, इट इज़ 98% इन फेवर ऑफ द लेडीज़। वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी गुड। सो दीपक भाई, ये तो बहुत अच्छा आपने अलग टॉपिक हमने थोड़ा डाइवर्ज किया, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आज हम देखते राइट, हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको भी काबू में लाना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, हैरेसमेंट। राइट, और राइट। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे
जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगी तो इसका फायदा लेना चाहेंगे वो। एंड आई एम श्योर जो दूसरे व्यूअर देखेंगे वो भी इससे कुछ सीखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, अपने सहकर्मियों को हेल्प करेंगे इसको अडॉप्ट करने के लिए। दीपक भाई, राइट, राइट, आज हमने बहुत सारी बातें आपसे की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एक वैसे तो कंज्यूमर फोरम बड़ा पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। जितने विस्तार से आपने इसको डिस्क्लोज किया और सब बताया डिटेल्स, ये बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि हम हमको इससे बहुत फायदा होगा और बहुत सारी चीजें शायद मैं भी आज से आपसे आज सिखाऊं इस सेशन में। राइट। सो थैंक यू वेरी मच दीपक भाई, यहाँ आने के लिए, आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you for calling. Thank you for calling. श्योर, Be फिर मिलते हैं। alert. Be. Thank you.